नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उस ऐप की जो शायद अभी भी आपके फ़ोन की होम स्क्रीन पर कहीं ना कहीं मौजूद होगी। जी हाँ, व्हाट्सऐप। मतलब एक साधारण से स्टेटस बताने वाले टूल से लेकर दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनने तक का इसका जो सफ़र रहा है ना, वो वाकई किसी ब्लॉकबस्टर कहानी से कम नहीं है। चलिए शुरुआत सीधे एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो वाकई हैरान कर देने वाला है। 3 बिलियन यानी पूरे 300 करोड़। मई 2025 तक हर महीने इतने लोग एक्टिव तौर पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि इस एक ऐप ने पूरे दुनिया को किस विशाल स्तर पर आपस में जोड़कर रखा है। आज हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, कैसे एक छोटी सी स्टेटस ऐप इतनी बड़ी कंपनी बन गई। दूसरा, इसकी एन्क्रिप्शन तकनीक के पीछे का विज्ञान। तीसरा, इसके फीचर्स और बिजनेस मॉडल का विकास। और आखिर में बात करेंगे उन बड़े वैश्विक विवादों और बैन की जिनका इसे दुनिया भर में सामना करना पड़ा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, स्टेटस ऐप से एक विशालकाय कंपनी तक का सफर। बात है साल 2009 की। याहू में काम कर चुकी जॉन कूम और ब्रायन एक्टन ने मिलकर एक ऐप बनाई। अब सबसे मजेदार बात यह है कि शुरुआत में ये कोई मैसेजिंग ऐप थी ही नहीं। इसका इकलौता काम था फोन बुक के कॉन्टैक्ट्स को आपका स्टेटस दिखाना, जैसे मैं अभी मीटिंग में हूं। लेकिन फिर क्या हुआ? एप्पल ने पुश नोटिफिकेशंस फीचर लॉन्च कर दिया। अब लोग मजे मजे में अपने स्टेटस बदलकर दोस्तों को पिंग करने लगे, जैसे यार मैं आज देर से उठा। और बस यहीं से अनजाने में ही सही, ये ऐप एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में तब्दील हो गई। 2009 में लॉन्च होने के बाद तो जैसे इसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। इसकी ग्रोथ की रफ्तार देखिए। 2014 में फेसबुक ने इसका ऐतिहासिक अधिग्रहण किया। 2016 में प्राइवेसी के लिए वो मशहूर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आया और 2020 आते आते इसने 2 बिलियन यानी 200 करोड़ यूजर्स का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। और ये ग्रोथ कहीं से भी रुकने वाली नहीं थी। 2015 में इसके 900 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे, जो 2020 में 2 बिलियन हो गए और 2025 आते आते सीधे 3 बिलियन। सिर्फ 10 साल के अंदर इसने जिस तेजी से पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ा है, वो वाकई अविश्वसनीय है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2014 में, जब फेसबुक ने इसे खरीदा। और वो भी कितनी कीमत में? $19.3 बिलियन। उस वक्त तक टेक की दुनिया में ये सबसे बड़ी एक्विजिशन थी। सिकोया कैपिटल जैसे जिन शुरुआती निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया था, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा जैकपॉट साबित हुआ, क्योंकि उन्हें अपने शुरुआती निवेश पर सीधा 5000% का भारी भरकम रिटर्न मिला। मतलब कमाल है। अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, एन्क्रिप्शन का तंत्र। आखिर अरबों लोगों की इतनी पर्सनल बातचीत को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए ये प्लेटफॉर्म तकनीकी तौर पर कैसे काम करता है? इसके पीछे जो सबसे बेसिक मैकेनिज्म काम करता है, उसे स्टोर एंड फॉरवर्ड कहते हैं। ये कुछ ऐसे काम करता है, जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो सर्वर उसे कुछ समय के लिए अपने पास सुरक्षित रखता है और डिलीवरी पक्की करने के लिए लगातार एक्नॉलेजमेंट मांगता है। जैसी सामने वाले को मैसेज डिलीवर होता है, सर्वर तुरंत उसे हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। और अगर किसी वजह से 30 दिनों तक भी मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता, तो भी उसे सर्वर से पूरी तरह मिटा दिया जाता है। पर पता है, सुरक्षा का ये लेवल हमेशा से इतना मजबूत नहीं था। शुरुआती दिनों में मैसेज प्लेन टेक्स्ट के रूप में भेजे जाते थे, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से काफी कमजोर तरीका था। लेकिन 2016 में इन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया और अत्यधिक सुरक्षित सिग्नल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लागू किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैसेज भेजने वाले और पढ़ने वाले के अलावा बीच में कोई भी उस बातचीत को नहीं पढ़ सकता। इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद कंपनी के अंदर प्राइवेसी को लेकर काफी गंभीर मतभेद उभरने लगे थे। को-फाउंडर ब्रायन एक्टन का एक बहुत ही चर्चित बयान है। उन्होंने कहा था, मैंने अपने यूजर्स की प्राइवेसी बेच दी। दरअसल 2018 में निजता और ऐप से पैसे कमाने के मॉडल को लेकर फेसबुक मैनेजमेंट के साथ उनका बड़ा टकराव हुआ, जिसके बाद एक्टन ने कंपनी ही छोड़ दी। और यहीं से हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, फीचर्स और बिजनेस मॉडल का विकास। एक बेहद साधारण सी मैसेजिंग ऐप आखिर एक मल्टी फंक्शनल प्लेटफॉर्म कैसे बनी, और सबसे ज़रूरी बात, इसने पैसे कैसे कमाए? ये शायद वो सवाल है जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में जरूर आया होगा। आखिर बिना विज्ञापन वाली एक पूरी तरह से फ्री ऐप पैसे कैसे कमाती है? इसके सर्वर्स को चलाने और मेंटेन करने का खर्च ही अरबों डॉलर्स में है। फिर भी आम यूजर्स को कभी कोई विज्ञापन नहीं दिखता। तो आखिर इसका रेवेन्यू मॉडल है क्या?
कंपनी ने इसके लिए एक बेहद स्मार्ट 3 चरणों वाला बिजनेस मॉडल तैयार किया। शुरुआत हुई छोटे व्यापारियों के लिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के साथ। इसके बाद बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई लॉन्च किया गया और सबसे बड़ा कदम था एंटरप्राइज ग्राहकों से उनके द्वारा भेजे जाने वाले प्रति मैसेज के आधार पर चार्ज करना। मतलब आम यूजर्स को बिना कोई ऐड दिखाए भी इन्होंने सुविधाओं के बल पर एक शानदार रेवेन्यू मॉडल खड़ा कर लिया। और सिर्फ बिजनेस ही नहीं, फीचर्स के मामले में भी लगातार इनोवेशन होता रहा। 2015-16 के आसपास वॉइस और वीडियो कॉल्स की सुविधा आई। 2023 में प्राइवेसी के लिए व्यू वंस मीडिया फीचर जोड़ा गया। 2024 में मेटा एआई असिस्टेंट के आने से तो ये एक स्मार्ट हब ही बन गया। और 2026 तक आते आते बच्चों की सुरक्षा के लिए इसमें पेरेंट मैनेज्ड अकाउंट्स भी जुड़ गए। अब ये सिर्फ एक टेक्स्ट भेजने वाली ऐप बिल्कुल नहीं रही। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे गंभीर हिस्से की तरफ, वैश्विक विवाद और बैन। ऐप की इस बेतहाशा पहुंच ने दुनिया को जोड़ा तो है, लेकिन साथ ही इसने कई बड़े भू राजनीतिक तनावों को भी जन्म दिया है। इस विशाल नेटवर्क के कुछ बेहद गंभीर और डरावने ज़मीनी परिणाम भी सामने आए हैं। चाहे वो भारत में अफवाहों के फैलने से हुई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हों या फिर 2018 के ब्राज़ील चुनावों में फैलाई गई फेक न्यूज़, इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल भी खूब हुआ है। इसके अलावा एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर और जेफ बेजोस के फ़ोन हैक जैसे हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय जासूसी मामलों में भी इसका नाम जुड़ा। और इन्हीं सब विवादों के चलते दुनिया भर की सरकारों ने समय समय पर इस पर कड़ा एक्शन लिया है। जैसे चीन ने 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इसे ऐप स्टोर से ही हटवा दिया। ब्राज़ील में कोर्ट के आदेश न मानने पर इसे कई बार ब्लॉक किया जा चुका है। यूएई ने अपनी टेलीकॉम कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके वॉइस और वीडियो कॉल फीचर को ब्लॉक कर रखा है। और रूस ने तो 2026 में उग्रवादी सामग्री नियमों का हवाला देते हुए इसे पूरी तरह से ही बैन कर दिया। यहीं पर एक बहुत ही जटिल और पेचीदा स्थिति पैदा होती है। एक तरफ है इसका बेहद सुरक्षित एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और दूसरी तरफ है कानून प्रवर्तन एजेंसियों का दबाव। 2021 के एक एफबीआई दस्तावेज से ये खुलासा हुआ था कि भले ही मैसेज इनक्रिप्टेड हों, लेकिन वारंट मिलने पर यह प्लेटफॉर्म महज कुछ ही मिनटों में यूजर्स का मेटा डेटा जैसे एड्रेस बुक और कॉन्टैक्ट की जानकारी अधिकारियों को सौंप सकता है। पर इन तमाम विवादों, हैकिंग स्कैंडल्स और सरकारी बैन के बाद भी ग्लोबल मार्केट की असली तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। 3 बिलियन यूजर्स के साथ ये ऐप आज भी सबसे ऊपर है। इसके करीबी प्रतिद्वंदियों को देखें तो iMessage 1.3 बिलियन, WeChat 1.26 बिलियन और टेलीग्राम 1 बिलियन पर खड़े हैं। इतने सवालों और चुनौतियों के बावजूद बाजार में इसका दबदबा बिल्कुल साफ नजर आता है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक गंभीर विचार के साथ खत्म करते हैं। एक तरफ ये प्लेटफॉर्म आज पूरी दुनिया के संचार के लिए एक जरूरत बन चुका है और दूसरी तरफ ये लगातार राजनीतिक जांच और दबाव के घेरे में है। सोचने वाली बात यह है कि क्या 3 बिलियन लोगों का ये जुड़ाव और इतनी विशाल पहुंच अंततः इसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी या फिर आगे चलकर यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भविष्य के ग्लोबल कम्युनिकेशन की दिशा तय करेगा।